नमस्कार बच्चों, आपका केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था एंड कैटलिटिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। देन देयर टाइप्स, दैट इज वी कैन डिवाइड द कैटालिसिस इनटू 4 टाइप्स: पॉजिटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस एंड इंड्यूस्ड कैटालिटिक रिएक्शंस. Then after that we categorize the catalytic reactions in 2 types, that is homogeneous and heterogeneous, on the basis of physical state of reactant and the catalyst present into the reactions. फिर उसी में हमने characteristics of catalyst पढ़ा था. उसके बाद में आपने कुछ स्पेशल फीचर्स, दैट मीन्स स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हेट्रोजिनस कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था, दैट इज एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, इज इट. एंड द लास्ट टॉपिक वाज दैट इज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज एंजाइम कैटलिसिस. ठीक, एंजाइम कैटलिसिस. आपने एंजाइम के बारे में बहुत सारी क्लासेस में सुना होगा, स्पेशली इन द बायो क्लासेस. we'll heard lot of about the enzymes. So let us see first what is an enzyme. So we can say enzymes are complex nitrogenous organic compound. क्या बोला हमने यहाँ पर कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बायोलॉजिकली प्रेजेंट होते हैं जनरली. सो यू कैन से एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट formed or synthesized in the living cells of plant and animal. These are actually the biological catalyst of proteinous nature. Is it clear? समझ में आ रहा क्या बोला है? These are the actually biopolymers and they are biocatalysts as they are synthesized in our body, so they are act as a catalyst in the body and known as biocatalyst or biological catalyst भी कहा जाता है. Clear है? So enzymes generally high molecular weight containing nitrogenous organic compound होते हैं. They are actually the biopolymer compounds or they are also known as macromolecules, generally synthesized inside the plant and animal bodies, and they are known as biocatalyst. Clear है? So now in this video we will learn about the enzyme catalysis, types of enzyme catalysis, या हम कहेंगे वहाँ पर कि उनके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे और उसके बाद में थोड़ा बहुत हम फिर कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो there are certain example of enzyme catalytic reaction, means which are catalyzed by the enzyme, as enzyme is a biocatalyst that present generally in the body, living body. So several biological reactions taken place into the body are catalyzed by the enzymes. See here, as कन्वर्शन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ टाइलिन. जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, सलाइवा निकलता है माउथ में. ठीक, तो माउथ में जो सलाइवा निकलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कन्वर्ट्स द स्टार्च प्रेजेंट इनटू द फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज. सो जो सलाइवा वगैरह निकलता है, जो लार निकलती है, उसके साथ में मिक्स होता है फूड और वो किस में कन्वर्ट करता है, इनिशियली इट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज. फॉर एग्जाम्पल यूरियज एंजाइम, यूरियज कन्वर्ट्स द अमोनिया इनटू अमोनियम कार्बोनेट. क्लियर है? क्या करता है, urease convert ammonia into ammonium carbonate. Similarly, maltase convert maltose into glucose. What is the formula of maltose? So maltase का formula क्या है, that is C12H22O11. when it react in the presence of maltase enzyme that is present into the yeast, that convert it into glucose. Clear है? So there are several reactions in which we can say these are catalyzed by the specific enzymes. Now let us see the कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. ठीक है, हमने कैटलिस्ट बोला इसे, एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट. तो जो कैटलिस्ट में प्रॉपर्टीज होती है, जो कैटलिस्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वही प्रॉपर्टीज इसमें होती है, बट दैट इज सम स्पेसिफिकली वी कैन से कैटेगराइज इन केस ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, कि इसमें कुछ हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जैसे वहाँ पर उसमें एफिशिएंसी अधिक थी, यहाँ पे भी एफिशिएंसी होगी. ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, so let us see about the different characteristics of enzymes. Best efficiency means it is highly efficient, काफ़ी ज़्यादा efficient है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रभावकारी है. ठीक है, a single molecule of catalyst, that means enzyme can transform a millions of molecules of reactant into product. मतलब थोड़ा सा बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी एंजाइम अगर रिलीज होता है तो बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, जो हम कहेंगे यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है बॉडी के अंदर प्रेजेंट, ठीक है, फूड मटेरियल जो बायोमोलिक्यूल्स हम कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एटसेट्रा, ये जो होते हैं
भोजन में, उनको वो कैटलाइज कर सकते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स दे आर हाईली एफिशिएंट, बेस्ट एफिशिएंसी होती है उनकी. ठीक, दे आर हाईली एफिशिएंट, दे कैन कन्वर्ट द मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट. दे आर हाईली स्पेसिफिक. सेम स्पेसिफिक होना मतलब विशिष्ट होना, कि वो एक पर्टिकुलर काइंड्स के रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकते हैं, सारे प्रकार के रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकते. दैट मीन्स एवरी एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक in nature, means they can catalyze only one types of reaction or a certain types of reaction only. For example, अभी आपने देखा urease can hydrolyze the urea only. urease क्या कर सकता है, यूरिया को कैटलाइज कर सकता है, अदर रिएक्शन को नहीं कर सकता है. ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वो वर्क करते हैं. दैट मीन्स दे आर टेम्परेचर ऑप्टिमिस्टिक, मीन्स द कैटलिटिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम at a particular range of temperature, generally in our body that is between 25 degree Celsius to 40 degree Celsius. मीन्स अगर बॉडी टेम्परेचर 25 से कम होगा तब भी एंजाइम प्रॉपर एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, या जब अगर हमें बुखार वगैरह हो जाता है और हाई टेम्परेचर होता है मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, तब भी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो एंजाइम नहीं कर पाते. दैट मीन्स एंजाइम डज नॉट वर्क प्रॉपरली. सो दे आर टेम्परेचर ऑप्टिमम, मीन्स अ कैटलिस्ट has its maximum efficiency or activity at a particular definite temperature range, that between 25 degree Celsius to 40 degree Celsius. Then pH optimum, enzymes are also highly pH specific, highly pH optimum, means they can work properly, they can work efficiently in between the proper pH range, that is 5 to 7 pH range. अगर हमारे बॉडी में पीएच रेंज कम ज़्यादा होता है, जैसे कभी कभी एसिडिटी वगैरह होती है, तो आप देखते हैं भोजन वगैरह पच नहीं पाता है ढंग से. ठीक, सो दे आर हाईली स्पेसिफिक इन द रेफरेंस टू pH वैल्यू. दैट मीन्स दे वर्क प्रॉपरली इन बिटवीन 5 to 7 pH रेंज. देन इंक्रीज इन एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स. जैसे आपने वहाँ पढ़ा था प्रोमोटर्स और इनिबिटर्स, वैसे यहाँ पर एंजाइम भी क्या करते हैं, सर्टेन कुछ प्रोमोटर्स या एक्टिवेटर्स होते हैं, उनके प्रेजेंस में ये अपनी बेस्ट एफिशिएंसी शो करते हैं, बेस्ट वर्किंग शो करते हैं. सो some substances activates and increase the activity of enzymes are called activators or promoters. For example, sodium, calcium, magnesium ions, these act as a activators and they are also known as coenzyme because they cooperate the enzyme to enhance their activities. They are also known as promoters. Similarly, we can say there are another types of substances are present which inhibit the activity, which destroys the एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स. दे आर कॉल्ड इनहिबिटर और पॉइजन. क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि एंजाइम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है. सो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, एंजाइम में कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह देखने को मिलती है. यहाँ देखिए एंजाइम की आपको डेफिनेशन दिया हुआ है. एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिकुलर मास एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर. दे आर वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट. The enzymes are also known as biochemical catalyst, biological catalyst, biocatalyst वगैरह भी हम इनको कहते हैं. जैसे आप देखिए यहाँ पर ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेस कैटलिस्ट. आप देखते हैं मिल्क वगैरह कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ क्या कहा जाएगा वहाँ पर कि जो बेसिली एंजाइम होता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस एंजाइम, उसकी प्रेजेंस में वो मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इन द क्या कहा जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. और ये कैरेक्टरिस्टिक्स से हम बात कर रहे थे कि दे आर most highly efficient, a small amount of catalyst can catalyze, that means enzyme can catalyze a millions of molecules. highly specific nature के होते हैं कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही अपनी एक्टिविटी शो करते हैं. फिर पीएच रेंज में हम कहते हैं यहाँ पर 5 to 7 पीएच रेंज पर हाईली एफिशिएंट होते हैं. ये इनकी एक्टिविटी वगैरह एक्टिवेटर्स की प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाती है, और कुछ इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक, सो दे आर कॉल्ड पॉइजन और enzyme inhibitors. Now the next one is enzyme catalytic mechanism, that is mechanism of enzyme catalysis, is it? Our next topic, that is mechanism of enzyme catalysis. Let us see about the mechanism of enzyme catalysis. हमने बोला कि एंजाइम कैसे वर्क करता है. सो द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिसिस कैन बी कंक्लूडेड इनटू 2 स्टेप्स. इनको हम 2 स्टेप में क्या कर सकते हैं, कैटलाइज 2 स्टेप में लिख सकते हैं या समझ सकते हैं. द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द एंजाइम विल रिएक्ट विद एनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. सबस्ट्रेट क्या होते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर सबस्ट्रेट आर द फूड मटेरियल और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक, जो भी फूड मटेरियल है, बायोमोलिक्यूल्स है, उनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं.
ठीक, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक, तो बायोलॉजी के टर्म्स में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाएगा यहाँ पर, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नोन एज सबस्ट्रेट। सो इन स्टेप फर्स्ट the enzymes react with the substrate molecule to form a intermediate complex that is called enzyme substrate complex। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, enzyme substrate complex कहा जाता है। और फिर वो जो enzyme substrate complex बनेगा वो डिकम्पोज होगा, that will be decomposed quickly to yield the product with the release of enzyme which will be ready for the another attack। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन को हम 2 स्टेप में समझ सकते हैं। Let us see here, in case of step first, binding of enzyme to substrate to form an activated complex। समझ में आ रहा है यहाँ पर, this is an enzyme, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक एंजाइम है जिसको हमने की के फॉर्म में लिखा है एंजाइम कैटलिस्ट, एंड अनदर वन इज द एस इज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सो ई प्लस एस कंबाइंड टू फॉर्म द ई एस स्टार, दैट मीन्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है वो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार, सबस्ट्रेट प्लस ए बी सी जो लिखा है वो एंजाइम, when it combines or bind with the active sites of enzymes, so that forms enzyme substrate complex। सेकेंड स्टेप में हमने कहा यहाँ जो enzyme substrate complex बना है which is of short life period, which is of higher energy, so it will immediately break down to form the product with the release of enzyme again। देखिए फिर यहाँ पर enzyme substrate जो star complex था that will decompose to form E and P, that means enzyme and product। आप देख लीजिए यहाँ पर इसमें स्ट्रक्चर में भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज टू प्रोड्यूस एंजाइम एंड द प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है वो बन चुका है। ठीक है, यहाँ देखिए ये दिया हुआ है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर वो क्या हुआ है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है जो कि आपको ग्रीन और ब्लू कलर का दिख रहा है। देन एंजाइम अगेन रिलीज हो गया और प्रोडक्ट आपको ग्रीन और पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है, सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटेलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको इस पर क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी होता है और आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन बनते हैं आपको, व्हाट इज एंजाइम कैटेलिसिस, डिफाइन एंजाइम कैटेलिसिस, व्हाट आर कैटलिस्ट, या व्हाट इज एंजाइम। इस टाइप से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और मैकेनिज्म 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछता है, एक्सप्लेन द एंजाइम कैटेलिटिक मैकेनिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक, तो आपको ये दोनों स्टेप प्रॉपरली लिखना होगा। स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स by the action of enzyme with substrate molecule, and step second, decomposition of activated complex to form specific product। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म आपको एंजाइम की आती है जनरली, और 1 मार्क्स में और भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, अगर 1 या 2 बोले तो, या 2 नंबर में बोला जाएगा तो कहेंगे राइट 2 और 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। या आपको पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम एक्टिवेटर्स, एंजाइम पॉइजन और एंजाइम इनहिबिटर, इस टाइप के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर। देन इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको बोला है कि इस तरह से क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं। सो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। देखिए, एक्सप्लेन एंजाइम कैटेलिसिस विद सुटेबल एग्जाम्पल, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटेलिसिस। और भी क्वेश्चन हमने अभी आपको बोला कि जनरली आता है राइट नोट्स ऑन एंजाइम एक्टिवेटर्स, एंजाइम पॉइजन, एंजाइम इनहिबिटर्स एटसेट्रा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पोर्शन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। अभी तक एक जो पोर्शन पढ़ा है ये हमारा एक अलग पोर्शन था, अब दूसरा एक पूरा यहाँ से जो हाफ पार्ट बचा है चैप्टर का वो होगा हमारा कोलाइड्स। ठीक, क्या है कोलाइड्स या कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। आपने सॉल्यूशंस की कैटेगरी पढ़े या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े, जहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। यू ऑलरेडी नो अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर अब हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। सो इट इज़ एक्चुअली, कोलाइड इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ मैटर। हम इसको खाली सॉल्यूशन अकेला नहीं कह सकते, बिकॉज देर इज अ लार्ज एप्लीकेशंस आर फाउंड अराउंड अस इन नेचर ऑल्सो। ठीक, तो हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, कोलाइड्स के बारे में देखने को मिलता है। इसे सबसे पहले थॉमस ग्राम ने 1861 में बहुत सारे सॉल्यूशंस की एबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंसेस थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन के बेस पर क्या किया था, उसे इंट्रोड्यूस किया था या बतलाया था। क्या किया कि
पार्चमेंट मेम्ब्रेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्चमेंट मेम्ब्रेन मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। उससे कौन से सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते उनके सॉल्यूशन फॉर्म में, उस बेस पर उसने सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। ट्रू सॉल्यूशन, आसानी से सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दोनों पास हो सकते हैं। सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल बड़े होते हैं इसलिए वो पास नहीं हो सकते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ स्टेट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन विच आर पार्शली परमेबल। जो छोटे पार्टिकल है वो पास हो सकते हैं। द ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल कैन पास थ्रू द parchment membrane but not allowed to pass the colloidal particle or particle of solute, ठीक। तो let us see here on the basis of this classification he categorized the substances into 2 types, crystalloids and colloids। crystalloids ऐसे substances होते हैं या ऐसे aqueous solutions होते हैं जो parchment membrane से पूरी तरह से पास हो सकते हैं, जैसे salt solution, यूरिया solution, ग्लूकोज solution। इनको अगर आप parchment membrane या porous membrane या semi permeable membrane से छानेंगे तो आसानी से पूरी तरह से पास हो जाएंगे, छन जाएंगे। बट सेकेंड वन इज कोलाइड्स, दूसरी कैटेगरी उसने कहा कोलाइड्स होगी। देयर एक्वस सॉल्यूशंस मे और मे नॉट बी डिफ्यूज थ्रू द पार्चमेंट मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन। मतलब ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइड्स या कोलाइडल स्टेट्स वगैरह एक ऐसे सॉल्यूशंस है जिनमें क्या कहा जाएगा, इनके पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते या हो भी सकते, कुछ पार्शली, इसलिए हमने कहा था दे मे बी पार्शली पास थ्रू द कोलाइडल पार्चमेंट मेम्ब्रेन और मे नॉट बी। एग्जाम्पल के लिए स्टार्च, ग्लू, जिलेटिन। तो आप देखते हैं जब अगर आप जिलेटिन वगैरह को छानते हैं तो थोड़ा बहुत पोर्शन वो छन जाता है लेकिन पूरा पोर्शन नहीं छनता है। आटा वगैरह का घोल बनाते हैं हम स्टार्च का तो वो पूरी तरह से नहीं छन पाता है, ठीक है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन वगैरह से या बारीक फिल्टर पेपर से। सो दैट आर एक्चुअली द कोलाइड्स। नाउ लेट अस सी अबाउट द कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। So colloids are not only a simple solution, we can say it is considered as a whole state, that is colloidal state. Let us see about the colloidal state of matter. So it is a state in which size of their particle is ranging between 1 to 1000 नैनोमीटर। कितना होता है इनके साइज का पार्टिकल, 1 to 1000 नैनोमीटर के बराबर इनके पार्टिकल्स हो सकते हैं, इस रेंज में पार्टिकल्स हो सकते हैं। दैट दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन। मतलब ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि फिल्टर पेपर से तो आसानी से पास हो सकते हैं, बट इतने भी छोटे नहीं होते कि वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से पास हो सके। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स वी कैन कैटेगराइज द सॉल्यूशंस इनटू 3 टाइप्स। अभी बोला था हमने ट्रू सॉल्यूशंस and suspension and colloidal solution. So let us see about true solution. These are the homogeneous mixtures in which size of solvent and solute particles are same. Clear है कि जो true solutions होते हैं उनके पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, और ये किस रेंज में होते हैं, 1 to 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक, दैट इज लेस देन 10 to the power 9 मीटर। और पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू आइस, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। सस्पेंशन सॉल्यूशन, जैसे हमने कहा कि जो मड सॉल्यूशन वगैरह होता है या आटा वगैरह का सॉल्यूशन वगैरह बनाते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, दैट मे बी सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक। या रेत मिट्टी वगैरह का जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं पानी में वो भी क्या हो सकता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन हो सकता है। सो दे आर एक्चुअली हेट्रोजिनस सॉल्यूशन। यू नो दैट अबाउट हेट्रोजिनस, मतलब जहाँ पर जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म ना हो। इन विच साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज अबाउट 10 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि वाटर तो हमेशा उसी साइज का होगा 10 एंगस्ट्रॉम का, बट द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज ऑफ 1000 एंगस्ट्रॉम और मोर देन 10 to the power -7। एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 to the power -7 मीटर हो जाएगा 1000 एंगस्ट्रॉम। मतलब पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेक्ड आइस, हम इनके बहुत सारे पार्टिकल को नेक्ड आइस वगैरह से देख सकते हैं, जैसे मड पार्टिकल वगैरह देखते हैं मड सॉल्यूशन में, ठीक है। सैंड सॉल्यूशन वगैरह में सैंड के पार्टिकल्स हम नेक्ड आइस से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, क्लियर हुआ यहाँ पर, फॉर्म्स द सस्पेंशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट द थर्ड वन इज कोलाइडल सॉल्यूशन। एक्चुअली दे आर द हेट्रोजिनस सॉल्यूशन। क्या होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, दे आर हेट्रोजिनस सॉल्यूशंस। द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज रेंजिंग बिटवीन 10 to the power -9 to 10 to the power -7। आपने देखा 10 to the power -9 से अगर बड़े होंगे पार्टिकल तो वो सस्पेंशन हो जाएंगे, और 10 to the power 7 से छोटे होंगे तो वो ट्रू सॉल्यूशन में हो जाएंगे। तो यहाँ क्या कहा है हमने, दे आर रेंजिंग बिटवीन 10 to the power -9 to 10 to the power -7 मीटर, मीन्स बिटवीन 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम रेंज के ये होते हैं। और साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल आपको पता है 10 एंगस्ट्रॉम का होगा, दैट कैन बी पास थ्रू द पार्चमेंट मेम्ब्रेन, या उसी को हम कह सकते हैं 10 to the power -9 मीटर। क्लियर है। नाउ ये तो था हमारा जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हमको क्लासिफाई करना। यहाँ से इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है
कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर सिंपल, और उसके बाद तो पूरा हमने बोला हाफ पोर्शन बचा हुआ है चैप्टर का काफ़ी सारा. सो लेट अस सी अबाउट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दिस थ्री सॉल्यूशंस. ठीक है, या उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दिस थ्री सॉल्यूशन. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज वी कैन से साइज ऑफ पार्टिकल. अभी हमने देखा ट्रू सॉल्यूशन का साइज 10⁹ मीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा होगा. इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज रेंजिंग बिटवीन 10⁻⁻9 to 10⁻⁻7 मीटर, मीन्स 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है. एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन इट इज ग्रेटर देन 10⁻7 मीटर या 1000 नैनोमीटर तक भी हो सकता है. ठीक है. देन फिल्टरेबिलिटी की बात करें, फिल्ट्रेशन हो सकता है नहीं. सो ये आसानी से एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं ट्रू सॉल्यूशंस. कोलाइडल सॉल्यूशन कैन पास और मे नॉट बी पास थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी वो पूरी तरह से पास नहीं हो सकते. ठीक है, फिल्टर पेपर से तो पास हो सकते हैं बट मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते. और सस्पेंशन सॉल्यूशन बिल्कुल भी फिल्टर पेपर से भी पास नहीं हो पाएंगे. विजिबिलिटी हमने कहा था, द पार्टिकल्स ऑफ true solutions are invisible while that of suspension are visible by the naked eyes. But to see the particles of colloidal solution we need ultra microscope. किसकी जरूरत होती है हमको? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत होती है. हम उनको नेक्ड आइज से नहीं देख पाएंगे. इनमें रिजोल्यूशन करके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनके कोलाइडल पार्टिकल्स को देखा जा सकता है. देन डिफ्यूजिबिलिटी मतलब पास थ्रू द फिल्टर पेपर और एनी मेम्ब्रेन इज ईजी और नॉट. सो वी कैन से डिफ्यूजन ऑफ ट्रू सोल्यूशन इज ईजी. उनको हम आसानी से छान सकते हैं बहुत जल्दी. और सस्पेंशन सॉल्यूशन को हम नहीं डिफ्यूज़ करा सकते यानी छान नहीं सकते. जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन पार्सली परमेबल होते हैं, इसलिए इनकी डिफ्यूजिबिलिटी कैसी होती है? स्लो होती है. अपीयरेंस की अगर बात करें सो ट्रू सॉल्यूशंस आर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. एग्जांपल के लिए शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं. ठीक. और यदि हम सस्पेंशन की बात करें तो ओपैक होंगे, धुंधले होंगे. वाइल द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर ट्रांसलूसेंट. कैसे होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन? ट्रांसलूसेंट होते हैं. इतना क्लियर है? ये समझ में आया? ठीक है. देन come to our main point, that is classification of colloidal system. So पहले हम इसके बारे में देखते हैं. स्लाइड में कोलाइड्स के बारे में हमने कहा था solutions of heterogeneous system while suspension are heterogeneous system. ठीक है, ये क्या है? solution of homogeneous system है कौन? कोलाइड्स. जबकि सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजेनस सिस्टम हो सकते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेसेस. फेसेस का मतलब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट. ठीक. कोलाइड्स में क्या हो सकते हैं? एक सॉल्यूट फेस होता है और दूसरा सॉल्वेंट. मीन्स एक हम कहेंगे वहाँ पर जिसमें डिजोल्व किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट. एंड जिसको डिजोल्व किया जाएगा उसको जनरल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट. यहाँ हम इसको आगे और पढ़ेंगे कि जनरली इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहा जाता है? इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम. क्या कहते हैं हम? कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स. डिस्पर्स मतलब जिसको डिजोल्व किया जाता है. ठीक. दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स फेस. क्लियर है? यहाँ पर ये वर्ड आसानी से समझ लीजिए, इनको याद रखिए क्योंकि ये पूछते हैं व्हाट इज डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम इन कोलाइडल सॉल्यूशन. सो हमने बोला कोलाइडल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन द सॉल्यूट्स आर जनरली कॉल्ड डिस्पर्स फेस. क्या कहा जाता है सॉल्यूट को? डिस्पर्स फेस. एंड दे आर जस्ट डिजोल्व इनटू अ मीडियम दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम. क्लियर है यहाँ पर कि एक अनदर सब्सटेंस होगा, अनदर फेस होगा जिसको क्या कहा जाता है? डिस्पर्शन मीडियम. जनरली डिस्पर्स फेस आर प्रेजेंट इनटू लेस क्वांटिटी एंड डिस्पर्शन मीडियम इज प्रेजेंट इनटू लार्ज क्वांटिटी. क्लियर है यहाँ पर? सो लेट अस सी अबाउट डिस्पर्स फेस. द सब्सटेंस विच डिस्पर्स इन अनदर सब्सटेंस लाइक सॉल्यूट. ठीक है, कि हमने बोला यहाँ पर कि ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व हो जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए सॉल्यूट वगैरह हो सकते हैं. ठीक. डिस्पर्शन मीडियम the substance which the substance in which dispersion takes place. means we can say कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें डिस्पर्शन हो रहा है, जिसमें सॉल्यूट डिजोल्व हो जा रहा है, जैसे कि सॉल्वेंट हम कह सकते हैं. इतना क्लियर हुआ? फिर हमने डिफरेंसेस बोला था सॉल्यूशंस और कोलाइडल सॉल्यूशन में, जो अभी हमने नोट्स में देखा कि सॉल्यूशंस वगैरह के पार्टिकल क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनके साइज़ के पार्टिकल. यहाँ देखिए, इस पर ध्यान दीजिए. जनरली यहाँ हम कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशन में, जैसे आप ये शुगर सॉल्यूशन, टेबल सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर दैट फॉर्म्स अ क्लियर सॉल्यूशन. ठीक. उसको अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा और पार्टिकल के साइज आपको दिखाई नहीं देंगे. वाइल इन केस ऑफ फ्लोर सस्पेंडेड इन वाटर, यदि आप आटा वगैरह घोल देते हैं, ठीक है, पानी में, तो क्या हो जाएगा? उससे जो सॉल्यूशन बनेगा आप देखेंगे थोड़े समय बाद नीचे बैठ जाएगा. वो सस्पेंडेड नहीं रहेंगे, मतलब वो तैरते नहीं रहेंगे, वो नीचे बैठ जाते हैं. ठीक. ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सस्पेंशन सॉल्यूशन. दैट मीन्स फ्लोर सस्पेंडेड इन वाटर. ठीक है. देन मिल्क.
मिल्क क्या है, एक प्रकार का इमल्सिफाइड कोलाइड्स है, आगे हम देखेंगे क्या होता है इमल्शन। सो मिल्क में आप देखते हैं दैट इज अ कोलाइड्स, एक्चुअल में ये क्या है, कोलाइड्स वगैरह। अगर आप इसको छानेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये आसानी से छनता नहीं है, कुछ छन जाएगा कुछ नहीं छनेगा। यहाँ पर देखिए साइज ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशंस के केस में क्या देख सकते हैं, और ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन के केस में पार्टिकल साइज लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर दिया ट्रू सॉल्यूशंस में, जिसको हमने मीटर में कहा था 9, 10⁻⁻9। पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइड्स इज बिटवीन 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, उसको आप 10⁻9 टू क्या कह सकते हैं, 10⁻7 मीटर में देख सकते हैं। और पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 10⁻⁻5 मीन्स 10⁻7 मीटर इन केस ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है यहाँ पर कुछ? तो इन डेली लाइफ एग्जांपल से भी आप कोलाइड्स को समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड्स। तो हमने बोला था अभी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे क्या देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। सो वी कैन क्लासिफाइड द कोलाइड्स इन डिफरेंट बेसिस। क्लियर है? यहाँ पर हम कोलाइड्स के 2-3 प्रकार के क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़ेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन बनना ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाते हैं और ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स ऑफ द डिस्पर्स फेस मीन्स सॉल्यूट एंड द डिस्पर्शन मीडियम मीन्स सॉल्वेंट, ठीक। पहला क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। दूसरा क्लासिफिकेशन हम आगे देखेंगे नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, कि इनके बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन है, किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट या डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम। और तीसरे टाइप का हम जो क्लासिफिकेशन देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस, यानी डिस्पर्स फेस के पार्टिकल किस प्रकार के होते हैं उसके बेस पर। तो पहला क्लासिफिकेशन हम आज यहाँ पर देखेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन states of disperse phase and dispersion medium means physical state of solute and solvent in the solution। अब यहाँ पर आपको इनके एग्जाम्पल याद रखना है। पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन जनरली आपको पूछे जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, या एग्जाम्पल दिया रहेगा और उसमें बोलेगा इसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है या ये किस टाइप का कोलाइड्स है। सो लेट अस सी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। सो पहला हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम देखेंगे क्या है, और दूसरा क्या कहा जाएगा, डिस्पर्स फेस क्या है, ठीक है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो पहले यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, ठीक, किस में वो डिजोल्व किया जाएगा, और डिस्पर्स फेस मतलब किसको डिजोल्व किया जाएगा और उसके कुछ एग्जाम्पल। सो लेट अस सी व्हेन the liquids are dissolved into the gaseous dispersion medium the types of colloid is called aerosol। क्या कहा जाता है इनको, एरोसोल वगैरह हम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोहरा जो होता है, फॉग, मिस्ट, धुंध वगैरह होते हैं, तो आप देखते हैं उसमें क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स गैसेस में सस्पेंडेड होती है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एरोसोल। टाइप्स ऑफ कोलाइड का नाम क्या हो जाएगा, एरोसोल। सिमिलरली हियर व्हेन द सॉलिड डिस्पर्स फेस मीन सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इनटू द गैसियस मीडियम देन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एरोसोल। इट इज ऑल्सो नोन एज एरोसोल। एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इनटू द एयर, स्मोक वगैरह, धुआं वगैरह में देखते हैं, ठीक है, कि कार्बन पार्टिकल सस्पेंडेड इनटू द एयर। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या कहा जाएगा, सॉलिड एरोसोल, ठीक। देन थर्ड हम कहते हैं यहाँ पर गैसेस डिजॉल्व इनटू लिक्विड। हो सकता है गैसेस डिजॉल्व लिक्विड, दैट इज कॉल्ड फोम। आप देखते हैं अगर साबुन वगैरह के पानी में झाग बनता है, होता है, या क्रीम वगैरह देखते हैं, उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी गैसेस वगैरह होती है। सो वी कैन से गैसेस आर द डिस्पर्स फेस एंड दैट आर प्रेजेंट इनटू द लिक्विड मीडियम। सो दे आर कॉल्ड जनरली द टाइप्स ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड फोम। उसका नाम क्या कहा जाएगा, फोम। और एग्जाम्पल के लिए व्हिप्ड क्रीम वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। जब किसको हम डिजोल्व करेंगे, गैसेस को किस में डिजोल्व किया जाएगा, गैसेस को अगर हम लिक्विड में डिजोल्व करें सो दैट इज कॉल्ड फोम। या रबर वगैरह देखते हैं, उनके केसेस में भी ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। देन क्या कहा, सॉरी रबर नहीं, रबर आगे आएगा। लिक्विड इन लिक्विड क्या कहा जाएगा, दैट इज व्हेन द डिस्पर्स फेस इज लिक्विड एज वेल एज द डिस्पर्शन मीडियम इज ऑल्सो लिक्विड देन द टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इमल्शन। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो याद रखिए इमल्शन क्या होता है। सो यू कैन से दिस इज द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स फेस एज वेल एज द डिस्पर्स मीडियम बोथ आर लिक्विड, देन इट इज कॉल्ड इमल्शन। एग्जाम्पल के लिए हेयर क्रीम वगैरह है, मिल्क वगैरह है, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, इमल्शन के एग्जाम्पल है। देन व्हेन द सॉलिड इज डिजॉल्व इनटू लिक्विड दैट इज कॉल्ड सॉलिड सोल। क्या कहा जाता है इसको, सॉलिड सोल वगैरह हम कहते हैं। कब, जब किसको डिजॉल्व किया जाएगा, दैट इज
क्या कहा जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। जैसे आप एग्जांपल के लिए पेंट वगैरह देखते हैं, सेल फ्लूइड वगैरह देखते हैं, सेलुलर फ्लूइड होता है, पेंट है, सेलुलर फ्लूइड वगैरह है, ठीक। अगर इनको हम क्या करें, किस में डिजोल्व करें, लिक्विड में डिजोल्व करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड को डिजोल्व करेंगे तो पेंट वगैरह देखते हैं ना, सेलुलर फ्लूइड देखते हैं सेल के अंदर, प्लाज्मा वगैरह, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सोल। और क्या कह सकते हैं उसको हम, सोल या सॉलिड सोल भी कह सकते हैं। एक और बात देखेंगे आप आगे, सॉलिड सोल, सॉलिड और गैसेस, व्हेन गैसेस आर डिजोल्व इनटू सॉलिड, हो सकता है गैसेस वगैरह सॉलिड के अंदर डिजोल्व, जैसे फोम, फोम वगैरह देखते हैं, ये हम कहेंगे फोम वगैरह में जैसे फोम्स है, प्लास्टिक फोम्स, प्यूमिस वगैरह जो होते हैं, जो आप वो देखते हैं ना, ये जो रेड वगैरह और अलग अलग कलर वाले जो स्टोन्स आते हैं उनमें आप देख पाएंगे। या आप घरों में सोफ़ा वगैरह की गद्दियाँ देखते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है, स्पॉन्ज के अंदर गैसेस रहती है ना, सॉलिड के अंदर गैसेस प्रेजेंट होती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ gases dissolve into solid types of solution, that is called foam. Then the next one is liquid dissolve into solid. क्या कहा जा रहा है, when the liquid dissolve into solid the types of solution is called gel. क्या कहते हैं उसको हम, gel. क्या बोले यहाँ पर, disperse phase is liquid while the dispersion medium is solid. आप जैसे पनीर वगैरह देखते हैं, चीज़ के अंदर क्या होता है, सॉलिड मटेरियल ज़्यादा होता है और उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है, जेली वगैरह देखते हैं, सो दिस इज कॉल्ड जेल। नेक्स्ट वन वी कैन से दैट इज द लास्ट वन, हम 8 कैटेगरी में यहाँ पर बांटते हैं। सो द लास्ट 8 वन इज सॉलिड इनटू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सोल, मीन्स वेयर द सॉलिड डिस्पर्स फेस इज डिसॉल्व इनटू सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम। जैसे जो रूबी ग्लासेस वगैरह है, एलॉय वगैरह है, होते हैं सॉलिड इनटू सॉलिड टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक। तो सॉलिड इनटू सॉलिड टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम में क्या कहा जाएगा, या जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके केस में हम क्या कहेंगे इनको, दैट इज जैसे कलर्ड ग्लासेस है, जेम स्टोन्स वगैरह है, एलॉय वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये थे इनके 8 टाइप्स ऑफ, क्या कहा जाएगा यहाँ पर, लेट अस सी हियर ऑल 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक। एरोसोल, देन फोम, देन इमल्शन, देन सोल, देन फोम, देन जेल, देन सॉलिड सोल। आपको इनके पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल याद रखने हैं और एग्जाम्पल जो दिया है तो उसके बेस पर आपको कौन सा डिस्पर्स फेस और कौन सा डिस्पर्शन मीडियम होगा वो याद रखना है। क्लियर है, जैसे मिल्क में हम कहते हैं डिस्पर्स फेस भी लिक्विड है एंड डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है, ठीक। नाउ ये देखिए डेली लाइफ एग्जाम्पल में फोम वगैरह आप जो देखते हैं, ठीक, ये क्रीम वगैरह आती है, शेविंग क्रीम वगैरह, वो मिल्क है, स्मोक वगैरह है, डिटर्जेंट्स वगैरह है, जेल वगैरह, ब्लड के अंदर आप देखते हैं प्लाज्मा वगैरह है, पेंट है, कॉस्मेटिक्स जो घरों में क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं आप लोग, ठीक है। सो ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन, क्या कहा जाएगा, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आप इसको पढ़िए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय।